आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाई, कोलकाता की जो घटना है एक दुखद, पीड़ादायक, जो सभी के मनों को विचलित करने वाली है। प्रत्येक हिंदुस्तानी आक्रोशित है। महिलाएं फिर दोबारा से भय की अवस्था में आ चुकी हैं। चूंकि एक ओर बंगाल की घटना, दूसरी ओर अयोध्या वाली घटना, ये दोनों पैरेलल, समानांतर एक दूसरे के चल रही हैं। वहीं प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है। आप देखिए, मैं जब देखता हूं, जब भी सोशल नेटवर्किंग साइट, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई प्रतिदिन ऐसी घटना विभिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न राज्यों में हो रही हैं, जिससे आज बहुत भय का माहौल है। ये दो घटना मुख्यतः प्रकाश में इसलिए आई हैं क्योंकि इनका समर्थन गवर्नमेंट ने किया है। अदरवाइज घटनाओं की कमी नहीं है। और इसके लिए मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमको इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। मान लीजिए आज इस बात को, इनको सजा मिलेगी, निसंदेह मिलेगी, परंतु भविष्य में ऐसा ना हो, इसका क्या हमारे पास में विकल्प है? तो इसके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो मैं फिर आप सबसे कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया आज यूज कर रहा है, तो अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें प्रधानमंत्री जी के लिए लिख के भेजें कि इस विषय पर कम से कम कानून बहुत सख्त होना चाहिए, क्योंकि आज देश की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। इंडी गठबंधन आज बहुत खतरनाक हो चुका है देश के लिए। चूंकि दया भाव, नारी जाति का सम्मान पूरे इंडी गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति की भी नजर नहीं आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्तव्य दिए हैं बंगाल वाले, कोलकाता वाले मामले पर। सुप्रीम कोर्ट को भी दखल करना पड़ा। बात यहां तक बढ़ चुकी और ये जो मामले हैं, ये जो कोलकाता की जिस घटना को लेकर आज पूरे देश में दुख भी है और आक्रोश भी है, उस घटना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं, वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता का और मानवीय मूल्यों का, मानवीय आदर्शों के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल हैं। सभी जानते हैं इस जघन्य अपराध, इस घटना को किस प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया है। मैंने कुछ विषयों को आप सभी के समक्ष उनका उल्लेख पूर्व में कर चुका हूं, कल भी किया है, परसों भी किया है, परंतु आज जो और मुख्य विषय हैं उनको बताने का मैं आपको प्रयास करता हूं। पहला विषय, इन सभी चीजों को, घटनाओं को देखकर सामने जो आता है, 5 टॉपिक्स मैंने आपको कल बताए थे, मैंने कल परसों बताए थे, कल मैंने दूसरे विषय पर शायद बताया था। लेकिन आज भी मैं सर्वोच्च न्यायालय किन किन विषयों पर उन्होंने निर्णय
दिया है, क्या क्या उन्होंने कहा है, वो सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूं। तो पहला इंसिडेंट यानी घटना को लेकर है पहला विषय। फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ साक्ष्यों का नष्ट किया जाना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा आर्काइव मेडिकल कॉलेज पर हमला करना, उसके बाद बयान की धमकी। इससे आज एक बात और स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी की पूरी जो भी लज्जा की सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को पार करके निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में लगी हुई है। परंतु इंडी गठबंधन की भूमिका और चरित्र भी स्पष्ट हो गया है। मैं देश की जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार का वकील कौन है? हु इज द एडवोकेट ऑफ तृणमूल कांग्रेस? मिस्टर कपिल सिब्बल जी। कौन है कपिल सिब्बल? पश्चिम बंगाल सरकार के केस के वकील हैं कपिल सिब्बल। सांसद हैं इंडी गठबंधन के और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस। नाउ आई थिंक देयर शुड बी नो एनी डाउट कि ये सारे एक दूसरे के अपराधों के संरक्षणों के लिए खड़े हैं और इसीलिए ये गठबंधन बना भी था। और ये वही लोग हैं जो अलगाववादियों को, आतंकवादियों के लिए लड़ते थे, कोर्ट में खड़े हुआ करते थे। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को जी कहकर पुकारा करते थे। आज फिर एक बार दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी भी प्रकार के बचाव का विकल्प ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं। चाहे कपिल सिब्बल जी लड़ लें या चाहे फौरन से कोई दूसरे एडवोकेट बैरिस्टर को बुला लें, इसमें बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज यह अपराध जनता के समक्ष आ चुका है और जनता स्वतः इसमें अपडेट है। एक एक विषय को लेकर रोड पर उतर आई है जनता, और जब जनता रोड पर आ जाती है तो उससे अच्छा न्याय न तो कोई कर सकता है और न बचा जा सकता है गलत कार्य से। और यहां में अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब भी आज कटघरे में खड़े हैं। मेरा उन सभी से एक ही प्रश्न है कि वो वकील साहब आपके ही हैं और वो बचाव कर रहे हैं किसका? उस दुराचारी का जिसने जघन्य अपराध किया है, क्रूरता बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जिसने। इसमें स्पष्ट है कि उनके हृदय में किसी प्रकार की संवेदनहीनता है। किस प्रकार की संवेदनहीनता प्रदर्शित हो रही है? द सेकंड वन इज सबूतों को नष्ट किया जाना, साक्ष्यों को नष्ट किया जाना, तथ्यों को मिटाना। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सवाल खड़े किए हैं, परंतु दो विषय मैंने कल भी आप सभी के सामने जिक्र किया था कि न्यायालय ने सुरक्षा बलों को कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। इससे बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे साक्ष्य, ऐसे तथ्य
कॉलेज में उपलब्ध हैं, जिनका न्यायालय को आशंका है कि वहां कुछ ऐसे हो सकते हैं तथ्य। क्योंकि, और दूसरा इस वजह से लिया है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस का जो दायित्व था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। एक तथ्य और सामने आया है। पीड़िता, मैंने कल भी बताया था, पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी प्रतिदिन और अपने पिताजी के साथ में उसको साझा करती थी, शेयर करती थी, और उसके बहुत से पन्ने फटे हुए थे और गायब हैं उसमें से पन्ने। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये उस ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ जो भी अब ये दुराचार हुआ है, इसकी योजना कुछ समय पूर्व से बनाई जा रही थी, जिसका उल्लेख उसने निश्चित तौर पर उस डायरी में किया होगा। तो सबूतों की ऐसी श्रृंखला है कि उस विषय के ऊपर क्या बोला जाए ये कहने में समझ नहीं आता कि बार बार बताया जाए, क्या क्या बताया जाए। आपने देखा है प्रिंसिपल का जो ट्रांसफर हुआ है तत्काल रूप से दूसरे कॉलेज में, और बहाली कर दी, 42 कॉलेज से अधिक डॉक्टर्स का आनन फानन में ट्रांसफर कर दिया गया है और उनको बहुत दूर भेज दिया गया है। पीड़िता के शव को सौंपने के लिए कई घंटे बाद, सौंपने के कई घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई है। समय से पहले उसे सबको जला दिया है। डायरेक्टर से पूछताछ न करना, और उसके अधिक गंभीर बात क्या है, उससे अधिक जो प्रश्न, जो मेन मुद्दा आ रहा है, जो न्यायालय ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। जिसको उन्होंने आगे भेज दिया है डॉक्टर को विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे में। यहां पर एक नैतिक सवाल यह उठता है कि सोशल मीडिया या कोई भी व्यक्ति इस विषय में वक्तव्य दे रहा है तो उसको पश्चिम बंगाल की सरकार तुरंत उसको अपराधी मानकर बंद कर दे रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबकि कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? उन दुराचारियों के खिलाफ होनी चाहिए, उन हत्यारों के खिलाफ होनी चाहिए, उन राक्षसों के खिलाफ होनी चाहिए। न्यायालय ने इनका भी संज्ञान लिया है। जिस प्रकार से कार्रवाई की आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार कराती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह जघन्य कृत्य किया था, इसके उलट कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है जो भी इस विषय को बोल रहा है, इस विषय को उठाना चाह रहा है, इस विषय के ऊपर बोल रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। चाहे 23 वर्षीय पॉलिटेक्निक की छात्रा सागनिका लाहा ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला किया तो उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी गई। वहीं भवानीपुर में एक छात्रा ने इस विषय पर कई प्रश्न पूछे, विषय को उठाया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 18 वर्षीय कीर्ति शर्मा को पीड़िता के माता पिता ने भी बयान दिया है और उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। और तो और तृणमूल कांग्रेस ने
मैंने यस्टरडे आपको बताया था, अपने भी लोगों को नहीं छोड़ा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के जो शांतनु सेन ने कॉलेज के खिलाफ बोला, तो ऐसी जानकारी मिली थी कि उसको तत्काल प्रभाव से प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। और तो और उनके सांसद सुखेंदु शेखर ने ये प्रश्न उठाया तो पुलिस उनसे जवाब तलब करने लगी। और हमारे सांसद से कर रही है वो बात तो हम समझते हैं, वो तो उनकी प्रवृत्ति हमेशा से ही रही है। परंतु आप सोचिए कि अपने सांसद, अपने नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। ये दर्शाता है, मैं इस पर देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बात को सोचिए कि इन पे तो कार्रवाई कर रही है, और उससे अधिक दुखद और दुर्दांत बयान उनके नेता दे रहे हैं, जो ममता दीदी के चरणों के बहुत निकट हैं। यदि उनके मंत्री उदयन गुहा ये बोलते हैं कि ममता जी की तरफ जो उंगली उठेगी तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी। कोई चरण स्पर्शी ऐसा बयान देता है जो पीड़ित और आहत डॉक्टर हैं, वो अपने डर की वजह से उनको किस तरह के गलत वक्तव्य दिए जा रहे हैं और वो सब बर्दाश्त किए जा रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं वहां पर, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, क्या मुझे सोचकर भी इस बात में हैरत होती है। और उनके एक चरण स्पर्शी सांसद अनूप चक्रवर्ती है, शायद चक्रवर्ती, अरूप चक्रवर्ती किस ढंग का बयान देते हैं कि परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं देशवासियों से बोझिल हृदय से, बहुत पीड़ादायक अवस्था में और अत्यंत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि यदि ये हम पर आरोप लगाते थे कि संविधान को खत्म हम कर देंगे, संविधान की हत्या की जा रही है, आज संविधान कितने बड़े खतरे में है पश्चिम बंगाल में, आज सभी देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, सोच भर के देखिए, यदि इनकी सरकार केंद्र में होती तो अब तक उंगली तोड़ दी जाती। यदि इनकी सरकार केंद्र में होती तो अनूप चक्रवर्ती जी ने जो कहा कि परिणाम भुगत हुआ चुके होते। आज सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद ये स्थिति है। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में जो भी नेता हैं वो कोई भी किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं अभी दिया है किसी ने भी।
और इनके बीच में जो दुर्भी संधि है, कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद, कांग्रेस के पूर्व मंत्री आज उनके वकील हैं, तृणमूल कांग्रेस के बचाव में वकालत कर रहे हैं, जिनकी ख्याति अपराधियों और अलगाववादियों को समर्थन देने की रही है, उनको बचाने की रही है। इट मीन्स इससे क्या अर्थ निकलता है? अब बहुत स्पष्ट हो चुका है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकार में खतरे में है, और सिर्फ संविधान ही खतरे में नहीं है, यहां जान भी खतरे में है, यहां मान भी खतरे में है, यहां सब कुछ खतरे में है। परंतु केंद्र सरकार, हमारे सभी जितने भी वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पीड़ित परिवार के साथ हर समय खड़े रहेंगे, न्याय दिलाकर छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। चूंकि अब न्याय की प्रक्रिया दिलाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो तो न्यायालय के दिशा निर्देश पर चलेगी। उसमें जो भी त्वरित सकारात्मक सहयोग न्यायालय को आवश्यक होगा हमसे, हमारी सरकार उसको बहुत तीव्रता से और बहुत संवेदनशीलता से लेते हुए इस पर कार्रवाई जो भी होगी अदालत के द्वारा उसमें बिल्कुल निसंदेह सहयोग करेगी। आज पूरा डॉक्टर समाज, लेडी डॉक्टर, पूरे भारत की महिलाएं, भारत की बच्चियां आक्रोशित हैं। आक्रोश होने के बाद साथ साथ उनमें एक भय का माहौल भी पैदा हो चुका है जो समाप्त हो गया था। ये स्थिति आ गई थी कि कहा जाने लगा कि चाहे किसी भी समय हम चाहे निकल सकते हैं, हमको कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारा शेर ऊपर बैठा है। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं और बदलने का कारण यही है कि उनके हौसले बढ़ चुके हैं। हौसले बढ़ने का कारण यह है कि जिनका इतिहास समाप्त होने के कगार पर था, जिन पार्टियों का, वो दोबारा से पुनर्जीवित हो चुका है। इतिहास की गर्त में ये पार्टियां जाने वाली थी, परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य है ये फिर झूठ बोलकर, प्रपंच से, छल से, कपट से ये फिर उभर के आ गई। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध भी करूंगा, देशवासियों से, कि प्रत्येक व्यक्ति आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। अब कोई सा आप उपयोग करें, परंतु एक सदुपयोग अवश्य करें कि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को अवश्य लिखें कि इस पर कठोर कानून बनाया जाए। अभी आप खोल के देखेंगे, यदि इसी प्रकार के कितनी घटनाएं और हो चुकी हैं। ये तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रही हैं, लेकिन अभी और भी घटनाएं हो रही हैं प्रतिदिन। ये रुकनी बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं रुकी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इनके खिलाफ कानून नहीं बना सख्त,
तो इनके हौसले और बुलंद होते चले जाएंगे। सरकार का संरक्षण इन्हें मिलेगा और मिल रहा है। और अब आप सभी को, हिंदू भाइयों को, ये भी सोचना है कि क्या हमने जो किया वो ठीक किया? क्या हमने अपने नेता, अपने लीडर को कमजोर करके हमने क्या अच्छा कार्य किया है? कोई आज कोई दाल चावल की बात नहीं कर रहा है, आज कोई पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति बात कर रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में ना हो। आज प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है कोलकाता में और यहां पर जो भी अयोध्या में, ये हमारे साथ ना हो। इसी चीज को लेकर मैं निरंतर बोलता रहा कि बहुत अभी चीजें करनी बाकी हैं। कृपया दाल चावल छोड़ दो। दाल चावल के चक्कर में पड़े रहे, एक समय आदमी एक समय खाकर भी गुजारा कर सकता है, परंतु इस प्रकार का कृत्य अपराध जिसके घर में होता है वही जानता है। उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी, उसका दर्द वही अनुभव कर सकता है और कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए हम भी, प्रत्येक व्यक्ति के घर में बहन बेटियां सब हैं, तो सबकी जिम्मेदारी आज ये बनती है कि उसको सपोर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी मनोबल बढ़ाना है। 27 में चुनाव हैं। अब हमको ये चुनाव उस नजरिए से नहीं देखना है। अब नजरिया बदलिए देखने का। वो सभी काम तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप नजरिया नहीं बदलेंगे, अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, जब तक ये देश, इसमें इसी प्रकार के कृत्य होते रहेंगे और आपको ऐसे ही नेता भ्रमित करते रहेंगे। जागरूक भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं प्रतिदिन बोल रहा हूं और जागरूक करने के लिए मैं आपको सर्वप्रथम ये चीजें बताऊंगा, शुरुआत करूंगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअल में है क्या, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। हमारे लोग जानते ही नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, इसमें है क्या। मैं समझता हूं 90% भारत के लोगों को यही नहीं पता होगा भारतीय संविधान में लिखा क्या है। और जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारत का, जिससे ये देश चल रहा है, ये देश किसी धर्म से नहीं चलेगा, ये देश भारत के संविधान से चलेगा। आपको पता है केरल में 15 ऐसे राज्य हैं, वो जिले हैं, जिनमें अलग अपनी एक गवर्नमेंट है एक तरीके से, और उनके अलग प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्य अपने शरिया कानून वहां पर लागू, अपने तरीके से कार्य करते हैं। मैंने देखा था, मुझे मिल नहीं रही, वीडियो में आपको डालूंगा। आप इस स्थिति को बहुत हल्के में ले रहे हैं, परंतु ये इतना हल्का मामला अब रहा नहीं है। इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए इन विषयों को देखिए, समझिए। हम क्या करते हैं, ये हो गया कांड, ठीक, देखेंगे सुनेंगे, होगा, न्याय मिल गया, बस बात खत्म। यहीं तक हम सीमित हैं, उसके बाद में उसकी कोई चर्चा भी नहीं करेगा। निर्णायक इस स्थिति तक हम नहीं पहुंचते, हम वहीं सिमट के रह जाते हैं। भाई इसको न्याय मिला, इसको नहीं मिला, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये, चर्चा करने लगते हैं बेफिजूल की। उन चर्चाओं से फायदा नहीं होने वाला भाई, उन कानूनों से फायदा होने वाला है। और आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, केवल कानून ही आपका साथ देगा। जय जय श्री राम।